So hello and welcome to Codon. As you all know, we started a series Moon Stack Web Development course. This is our third lecture of induction training. In this lecture, we will see cloud computing. In last lecture, we see programming languages, their types, and language processors. Let's see our next topic, Introduction to Cloud Computing. आपको पता है मार्केट में कौन से क्लाउड्स है? AWS का नाम सुना है आपने? Amazon Web Services, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर हो गया, अलीबाबा, ओरेकल, ये सब क्लाउड्स मार्केट में बहुत पॉपुलर है। एडब्ल्यूएस का बहुत बड़ा मार्केट है। क्लाउड विदाउट इंटरनेट वर्क नहीं करता है। क्लाउड सर्विसेज के कुछ पोर्टल्स होते हैं, जैसे एडब्ल्यूएस का एक पोर्टल है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का एक पोर्टल है। वो पोर्टल पे जाके हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद हम उनकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सर्विसेज के लिए हमको पे करना पड़ता है। कुछ सर्विसेज फ्री भी होती है, मतलब उनका कुछ ट्रायल पीरियड होता है, वो उसमें हम वो सर्विसेज फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमको उसका मंथली बिल आता है और हमको वो बिल पे करना पड़ता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मॉडल्स कौन से होते हैं, और कैपेक्स और ओपेक्स की टर्मिनोलॉजीज कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing refers to delivery of computing services, including storage services, processing power, and software applications over the internet rather than from a local server or a personal computer. So see, cloud computing is service provider for different services. ओवर द इंटरनेट ये कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम अपना वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। हमारा डेस्कटॉप जो है ये फिजिकल मशीन है, ऐसे ही वर्चुअल मशीन्स हम क्लाउड पे बना सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन मुझे क्लाउड पे हॉस्ट करना है, ताकि मेरे जो यूजर्स है वो उस एप्लीकेशन को इजीली यूज कर सकते। इसलिए मैं अपना एप्लीकेशन क्लाउड इंस्टॉल करूंगी और उसका जैसे जैसे मेरे को बिल आएगा, मतलब जैसे मैं उसको यूज करूंगी उतना उतना मुझे बिल आता जाएगा और वो मैं बिल पे करती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, जैसे हम पहले महीना भर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते, एंड ऑफ द मंथ हमें उसका बिल आता है और फिर हम वो बिल पे करते। सेम क्लाउड की सर्विसेज भी वैसे ही पोस्ट पेड सर्विस। विथ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस दिस सर्विसेज एंड रिसोर्सेज रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। सी, क्लाउड या विदाउट इंटरनेट यूज नहीं हो सकता है। आपको इसकी कौन सी भी सर्विसेज अगर यूज करनी है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन मस्ट। कंप्यूटर सर्विसेज के जैसे क्लाउड के पास स्टोरेज सर्विसेज भी होती है। समझो कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है और वो हम फिजिकली सेव नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्लाउड की स्टोरेज सर्विसेज परचेज करते हैं और उसमें हम अपना डाटा रखते हैं। तो हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डाटा आपको कहीं से भी मिल ही जाएगा। ये सब हम देखेंगे प्रैक्टिकली, हम इन सबको पढ़ेंगे। हम अगर आपने हमारा रोड मैप वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने लास्ट में एक टॉपिक लिया है अज्योर सर्विसेज करके। वो अज्योर सर्विसेज में आपको सब पढ़ाऊंगी। आपको अपने कॉर्पोरेट लाइफ में कौन सी अज्योर सर्विसेज यूज करनी है, वो कैसे यूज करते हैं, अज्योर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो हम सब देखेंगे उसमें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, स्केलेबल होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर लिखा है ना हमने, कॉस्ट इफेक्टिव आईटी सॉल्यूशंस इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू क्विकली एंड इजीली डिप्लॉय एंड मैनेज देयर एप्लीकेशंस एंड डाटा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया जिसका रैम मैंने 1 GB सिलेक्ट किया है और उसका हार्ड डिस्क है 10 GB का। एक ये मेरा वर्चुअल मशीन है, फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने रैम सिलेक्ट किया है, ये मेरा एक रैम है। ये मैंने उसका एक हार्ड डिस्क सिलेक्ट किया है, ये 10 GB का, और ये मैंने उसके लिए एक प्रोसेसर सिलेक्ट किया है। ओके, तो देखिए अभी मैंने ये मेरा बना लिया पूरा। अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे ये जो साइट है, इस साइट पे मतलब सुबह पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब सुबह से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो मेरा साइट बहुत लोड लेता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने सेटिंग्स में जाऊंगी और ये जो मेरा रैम है ये रैम में इंक्रीज कर लूंगी। मतलब सुबह से 10 बजे से लेकर जो शाम को 4 बजे तक है, ये जो मेरा रैम है ये मेरा रैम इंक्रीज रहेगा। ओके, बाकी का जो 24/7 है वो ये यही वर्क करेगा सब। डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ सुबह से लेके ये 10 बजे से 4 बजे तक रैम इंक्रीज रहेगा, बाकी के जो पूरा मतलब 6 घंटे के लिए, और बाकी के जो पूरे घंटे वो सिर्फ मेरा ये चलेगा। 1 GB रैम, 10 GB हार्ड डिस्क और एक प्रोसेसर। तो ये मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। मैं कुछ भी मॉडिफाई कर सकती हूँ, मैं हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा सकती हूँ यहाँ पे, मैं प्रोसेसर अलग से लगा सकती हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए हम कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। Cloud computing is typically categorized into main service models.
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज मीन्स यास। तो अभी यास कैसे वर्क करता है? मान लीजिए कि मैं एक पीजी में रहती हूँ, ये पीजी मैं ओन नहीं करती हूँ, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रही हूँ, ये लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ इसको यूज कर रही हूँ। तो जैसे मैं यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रेंटेड हूँ ना, तो मैं यहाँ पे रेंट पे करती हूँ ना अपना हर महीने पे। पीजी का जितना जितने जितने महीने में यहाँ पे रहूंगी, उतने महीने में इसका रेंट पे करूंगी। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यास करता है, हम क्लाउड यूज करेंगे, उसके लिए पे करेंगे। देन आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आता है हमारा पास। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मीन्स पास। तो पास कैसे वर्क करता है? विदाउट यास पास हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम पीजी में रह रहे हैं, अभी हम मैंने जब नया पीजी लिया, तो ये पीजी मेरे को खाली मिला। तो मेरे को यहाँ पे चीजें लगेंगी रहने के लिए, मेरे को बेड लगेगा सोने के लिए, सामान रखने के लिए कबर्ड लगेगा। तो मैं एक बेड लेके आई, एक कबर्ड लेके आई, मैंने वो अपने रूम में डिप्लॉय कर दिया। ओके, तो ये जो बेड और कबर्ड हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पास। और जो पीजी है मेरा, ये हो गया मेरा यास। तो अभी जब तक मेरे पास यास नहीं है, मैं पास यूज कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं कहाँ पे रखूंगी? अगर मेरे पास रूम ही नहीं है, तो फिर मैं मेरा कबर्ड और मेरा जो बेड है वो कहाँ पे रखूंगी? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक यास नहीं होता तब तक पास हम क्रिएट नहीं कर सकते, पास हम यूज नहीं कर सकते। देन आता है थर्ड हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये था हमारा सास। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है? ये कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं पे बाहर घूमने गए। जब हम कहीं पे बाहर घूमने गए, तो घूमते वक्त हमने एक होटल बुक किया था, एक होटल रूम स्टे करने के लिए एक होटल रूम बुक करेंगे ना हम। तो जिस होटल रूम में हम जाएंगे, अभी ना हम वो होटल ओन कर रहे, ना वो रूम ओन कर रहे। अभी मैं उस होटल रूम में रहने के लिए जाऊंगी, लेकिन मैं साथ में अपना कबोर्ड और अपना बेड तो नहीं लेके जाऊंगी ना। मैं सिर्फ वहां पे जाऊंगी, जो जो फैसिलिटीज वो होटल ने उस रूम में दी है, वो फैसिलिटीज मैं यूज करूंगी एंड रिटर्न आ जाऊंगी। ऐसे ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वर्क करता है। समझ में आ गया? आपको अगर ये मतलब याद नहीं रहेगा, तो ये आप ये 3 एग्जांपल याद रख सकते हैं। जैसे कि पीजी का, पीजी हो गया हमारा यास, पीजी में जो सामान हम डालेंगे वो हो गया हमारा पास, और जैसे हम घूमने गए और होटल का रूम हमने यूज किया, वो हो गया हमारा सैस। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है। ये हम इतने से वीडियो में हम नहीं कवर कर पाएंगे, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि बेसिक्स क्या है उसके ऊपर ऊपर का, आपको समझ आ जाए सिर्फ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। इसके लिए ये हम वीडियो देखेंगे। तो सी, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम एआई मशीन लर्निंग कैसे वर्क कर सकते हैं। एआई मशीन लर्निंग जो होता है, इसके लिए हमको कोड लिखना पड़ता है पूरा, एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के हिसाब से एआई मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करते हैं, तो उस पर हमको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट क्लाउड से कोड लेंगे, ये यहाँ पे यूज करेंगे एंड दैट्स इट। बस सिर्फ हमको क्लाउड से डाटा उठाना है और वो यहाँ पे यूज करना है, बस। इसके लिए हमें क्लाउड बहुत बेनिफिशियल होता है। देन हम हमारा जो डाटा है वो खुद खुद का अपना डाटा सेंटर ना बना के, अगर हमारा थोड़ा बहुत ही डाटा है जो हमको सेव करना है, लेकिन वो हमारे फिजिकल मशीन में सेव नहीं हो रहा, तो वो डाटा हम क्लाउड के डाटा सेंटर्स पे उसकी सर्विस परचेस करके उस पे हम हॉस्ट कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेटवर्किंग सर्विस। नेटवर्किंग सर्विस लाइक वर्चुअल नेटवर्क्स, अभी हमने पढ़ा ना वर्चुअल नेटवर्क्स, बस वर्चुअल नेटवर्क ये नेटवर्किंग सर्विसेज में आता है। देन आता है हमारा कंटेनर्स। कंटेनर्स, आपने डॉकर का नाम सुना है? डॉकर, डॉकर एक कंटेनर है, डेऑप्स टूल है डॉकर। डॉकर एक कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर होता है डॉकर, जो डेऑप्स में यूज होता है। जो डेऑप्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि डॉकर क्या होता है। कंटेनर क्या काम करता है? मतलब हमारा कोड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से लेकर प्रोडक्शन सर्वर तक ऑटोमेटिक लेकर जाने का काम कंटेनर करता है। देन आता है हमारा कंप्यूट सर्विसेज। तो कंप्यूट सर्विसेज क्या होता है? वर्चुअल मशीन्स कंप्यूटिंग सर्विसेज में आता है। हमारे जो ये जो वर्चुअल मशीन्स है ना हमारे, ये आते हैं हमारे कंप्यूटिंग सर्विसेज के अंदर आते हैं। अज्योर में अज्योर फंक्शंस जो होता है, ये हमारा कंप्यूटिंग सर्विसेज है। देन एडब्ल्यूएस में हम उसको बोलते हैं लैम्बडा। एडब्ल्यूएस में लैम्बडा करके एक सर्विस है, वो हमारी कंप्यूटिंग सर्विसेज में आती है। वर्चुअल मशीन्स, अभी हमने देखा वर्चुअल मशीन्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इसमें स्टोरेज सर्विसेज भी बहुत पॉपुलर है, क्लाउड में स्टोरेज सर्विसेज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्टोरेज सर्विसेज में एडब्ल्यूएस में S3 बकेट करके स्टोरेज सर्विस है,
और अज्योर में हम उसको सेम स्टोरेज सर्विसेज को हम बोलते हैं सिंपल स्टोरेज अकाउंट। इसमें हम मल्टीपल टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं। अभी देखिए डाटा के भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ये हमारे टेबुलर फॉर्मेट में होता है। टेबुलर फॉर्मेट हमने पढ़ा है ना डीएमडी ईएलडी में। टेबुलर फॉर्मेट में जो डाटा होता है हमारा, ये होता है हमारा रोज और कॉलम्स वाला जो डाटा सेव होता है, ये आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड में। फिर आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आता है हमारा ऑडियो, हमारा वीडियोज। ऑडियो वीडियो जो हम देखते हैं वो सब आते हैं हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में। जैसे MP3 MP4 फाइल बोलते हैं ना हम, ये फाइल आता है हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में आता है हमारा मोंगोडीबी, NoSQL का जो डाटा से होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, वो डाटा आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर में, जिसमें हम एक्सेल भी आता है। अभी एक्सेल टैबुलर फॉर्मेट में भी आता है, लेकिन वो फोल्डर में से होता है, तो वो आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड में। देन हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमने देखा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबल कैसे कर सकते हैं हम हमारे जो प्रोसेसर है उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली। जैसे हमने देखा कि हमने एक यहाँ पे रैम सिलेक्ट किया था, फिर हमने एक यहाँ पे हार्ड डिस्क सिलेक्ट किया था, और हार्ड डिस्क के बाद हमने एक प्रोसेसर भी सिलेक्ट किया था। या समझ आ गया आपको, हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया था, उसमें हमने सिलेक्ट किया था एक प्रोसेसर, अभी हमने देखा है ये सब। फिर हमने उसमें सिलेक्ट किया था एक 10 GB का हार्ड डिस्क, और फिर हमने उसमें सिलेक्ट किया था एक रैम, एक GB का रैम मैंने सिलेक्ट किया था। अभी समझो, जब मेरा पिक टाइम है मेरी वेबसाइट का, तो इस पिक टाइम में मैंने अगर ये यहाँ पे मेरा रैम इंक्रीज कर लिया कुछ घंटों के लिए, तो ये हो गया मेरा वर्टिकल स्केल अप। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है ना वर्टिकल स्केलिंग, ये हो गया हमारा वर्टिकल स्केलिंग। और अगर समझो कि मैंने यहाँ पे एक, मेरे को लगा कि वर्टिकल स्केलिंग से मेरा काम नहीं बनेगा, या फिर मेरे को वर्टिकल स्केलिंग नहीं करनी है, मेरा मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और वो सिर्फ रैम बढ़ाने से नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक और प्रोसेसर लगा दूंगी, मतलब एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगी। तो अभी मेरा जब अप टाइम है तब मेरा, या तो मैं वर्टिकल स्केल अप कर सकती हूँ या फिर ये हॉरिजेंटल स्केल अप कर सकती हूँ। ऐसे मैं कितने भी लगा सकती हूँ, मैंने अभी यहाँ पे एक ही लगाया, मैं कितने भी प्रोसेसर्स लगा सकती हूँ। इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल स्केलिंग। ओके, और ये फ्लेक्सिबल हम अपने हिसाब से कितने भी कर सकते हैं। दिन आता है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। छोटे छोटे जो वेबसाइट या छोटे छोटे एप्लीकेशन जो होते हैं ना, उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होती है। समझो अगर मुझे क्लाउड से कोई सर्विस नहीं परचेस करनी है और मेरे को अगर मेरा एक एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए समझो ये सब जो है, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब मैं लेके आ गई। मैं अपना खुद का जो सेटअप करने वाली हूँ, तो सेटअप के लिए लगने वाले सब मशीन्स में लेके आ गई। अभी जो मेरा वेबसाइट है ये 24/7 ऑन रहेगा। मेरा जो कस्टमर है वो मुझे कभी भी रिक्वेस्ट भेज सकता है ना, कभी भी वो मेरा ऐप लॉग इन कर सकता है या फिर पेज लॉग इन कर सकता है, मेरा वेब पेज स्क्रॉल कर सकता है। तो मेरे को 24/7 वहाँ पे ऑन रहना पड़ेगा। अगर मैं 24/7 ऑन रहूंगी तो 24/7 मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगी, फिर मेरे को उसके लिए जनरेटर लेना पड़ेगा, तो मैं जनरेटर का खर्चा आएगा। जनरेटर लेने के बाद मेरा मशीन अगर 24/7 रन करेगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा, तो हीट होने की वजह से मेरा हार्ड डिस्क भी टूट सकता है, हार्ड डिस्क ब्रेक हो सकता है ना मेरा ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मुझे कूलिंग सिस्टम लाना पड़ेगा, तो कूलिंग सिस्टम का अलग अलग से खर्चा आएगा। उसके बाद करना पड़ेगा मेरे को सिक्योरिटी का लिए खर्चा। अभी मैंने अगर समझो ये सब मशीन डिप्लॉय करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग लिया है, उस बिल्डिंग में यार एक रूम लिया है समझो, उस रूम में मैंने ये सब सेटअप किया है, तो उस पे उस ध्यान रखने के लिए भी 24/7 कोई होना चाहिए ना। मैं अकेली तो उस पर 24/7 ध्यान नहीं रख पाऊंगी, तो उसके लिए मेरे को उसको सिक्योरिटी गार्ड भी लगाना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी का खर्चा आएगा। अगर आपका सर्वर वेबसाइट छोटा है तो आप इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर आपका रीच उतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको उससे इतना इनकम ही नहीं मिल रहा है तो आपको ये सब अपने जेब से डालना पड़ेगा ना। इसलिए हम क्लाउड का यूज करते हैं, क्लाउड के वर्चुअल मशीन्स का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ये जो पूरा खर्चा है ये हमारा हमें फिजिकली नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ क्लाउड से अपनी एक सर्विस परचेस करनी है, बस बाकी सब क्लाउड पे छोड़ देना है और हमको उसका पे करना है सिर्फ, दैट्स इट। देन आता है कोलैबोरेशन। अभी देखिए, क्लाउड कोलैबोरेटिवली वर्क करने के लिए भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेऑप्स, गिटहब का नाम सुना है आपने, गिटहब तो सबने सुना ही होगा, गिटहब क्या होता है। ये सब कोड रिपोजिटरीज है। कोड रिपोजिटरी मतलब क्या होता है,
ये एक फोल्डर होता है। अज्यूम कि आपके टीम में 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो 10 लोग एक ही जगह से काम कर रहे हैं, अगर एक ऑफिस से, तो भी तो उनका डाटा अलग अलग पीसी पे सेव हो रहा है ना। तो वो डाटा हमको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो डाटा सेंट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सर्वर पे एक हमारा फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसको हम बोलेंगे कोड रिपोजिटरी। कोड रिपोजिटरी पे हम अपना डाटा सेव करेंगे। हर एक इंसान जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका कोड परफॉर्म करके हो जाएगा, वो कोड कोड रिपोजिटरी पे अपलोड कर देगा। इससे क्या होगा, मेरा डाटा सेंट्रलाइज होगा, मतलब वो सारा कोड एक जगह पे आ गया। अभी समझो ये हमारा ऑफिस का हो गया, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम करते वक्त हर कोई एक ही सिटी में एक ही लोकेशन पे तो नहीं होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई पुणे में होगा, कोई दिल्ली में होगा, अलग अलग सिटीज में लोग रहेंगे। तो उनका डाटा एक जगह पे लाने के लिए कोड रिपोजिटरी हेल्प करता है। इसके लिए हम क्लाउड का यूज करते हैं। देन आता है हमारा सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज कैसे होते हैं, देखिए, हम जब भी कोई सर्विस परचेस करते हैं ना, तब हमें रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे क्लाउड है, अभी अज्योर का क्लाउड है, तो अज्योर के क्लाउड के ऑल ओवर वर्ल्ड में हर रीजन में डाटा सेंटर्स होंगे। ओके, जैसे हम फोन लेते हैं, फोन जब हम नया फोन में हमारा नया सिम कार्ड इंस्टॉल करते हैं, तब हम रीजन सिलेक्ट करते हैं ना, मुंबई इंडिया, उसके बाद गोवा महाराष्ट्र, ये हम जो रीजन सिलेक्ट करते हैं ना हमारे नेटवर्क के एक्सेस के लिए, वैसे ही क्लाउड पे भी हमको रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अज्यूम कि मैंने ईस्ट इंडिया रीजन सिलेक्ट किया है, मेरे स्टोरेज सर्विस परचेज की है, उसमें मैंने अपना डाटा सेव कर दिया। अभी समझो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मेरे रीजन का सर्वर लो हो गया, ईस्ट इंडिया रीजन का सर्वर अगर लो हो गया, स्केल डाउन हो गया वो सर्वर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया रीजन के बगल में, मतलब पास में जो भी सर्वर होगा, नियर बाय सर्वर, वो स्केल अप हो जाएगा, और ईस्ट इंडिया रीजन की जो कॉपी डाटा की एक कॉपी है, वो उस सर्वर पे चली जाएगी। मतलब मैं मेरा डाटा आराम से एक्सेस कर पाऊंगी। वो टेंशन मुझे नहीं लेना है कि मेरे रीजन का सर्वर अभी लो हो गया है, तो फिर मेरे को अभी मेरा डाटा एक्सेस नहीं करते आएगा। नहीं, मैं मेरा डाटा कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ, सिर्फ मेरे पास मेरा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दैट्स इट। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है हमारा डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमने अभी देखा, विदाउट इंटरनेट हम क्लाउड एक्सेस नहीं कर सकते। क्लाउड एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। देन आता है हमारा सेकंड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। तो क्लाउड में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए वो इतना नहीं होगा जितना, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है, जो जिन लोगों का डाटा बहुत हाई कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है ना, उन लोगों के लिए प्राइवेसी कंसर्न थोड़ा ज्यादा होता है पब्लिक क्लाउड पे। अभी अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर हो गया, AWS, अलीबाबा, ये पब्लिक क्लाउड्स है, ये प्राइवेट क्लाउड्स नहीं, ये कोई भी आ सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना क्लाउड सर्विस का पासवर्ड भूल गई और वो अभी मेरे को रिकवर करना है, मेरे भी हाथ पे वो डाटा कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा, वो मैं ही रिकवर कर सकती हूँ। इफ आप किसी फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपका डाटा हाई कॉन्फिडेंशियल डाटा है आपके पास, और वो आपने आपने पब्लिक क्लाउड पे हॉर्स कर दिया, तो पब्लिक क्लाउड पे तो उसे कोई भी हैक कर सकता है। इतना इजी नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज तो है ना हैक करने की। इसलिए बैंक्स वगैरह ये जो होते हैं, ये सब लोग प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं, ये अपना खुद का सेटअप बनाते हैं, खुद का प्राइवेट क्लाउड सेटअप करते हैं और उसका यूज करते हैं। क्योंकि पब्लिक क्लाउड में वो सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में नहीं होते। कुछ 90% कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तो 10% कंट्रोल तो उसके हाथ में होगा ना जिसका क्लाउड है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में ऐसे नहीं होता। प्राइवेट क्लाउड में पूरा का पूरा 100% कंट्रोल आपके हाथ में होता है। देन आता है लिमिटेड कंट्रोल्स। ये थर्ड डिसएडवांटेजेस है उसका, लिमिट कंट्रोल्स। सी, यहाँ पे 100% कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वो मशीन हार्डवेयर जो है वो हमारा नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो क्लाउड सर्विस हमको जो दे रहा है उसका है ना। अभी हम अज्योर यूज कर रहे हैं, तो अज्योर तो माइक्रोसॉफ्ट का है ना, तो उस पे 100% कंट्रोल हम नहीं कर सकते, कुछ कंट्रोल वो उनके भी हाथ में होंगे। तो ये लिमिट कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट जो होता है, का एप्लीकेशन छोटा है, तो आप ऑब्वियसली अपना खुद का तो सर्वर बना नहीं सकते, तो इसकी वजह से आप उसको पब्लिक क्लाउड पे हॉर्स करेंगे।
लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, समझो बैंकिंग वगैरह, जैसे हमने बैंकिंग का एग्जांपल ले लिया, तो वो एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, उसका बहुत मैसिव डाटाबेस है। अगर ये आप पब्लिक क्लाउड पे यूज करोगे तो आपको प्रोसेसर बहुत बड़ा लगेगा, रैम बहुत ज्यादा लगेगी। तो जब आप रैम प्रोसेसर बहुत ज्यादा लगेगी उस पे आपके लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब रैम और प्रोसेसर ज्यादा लगेगी तो आपको बिल भी ज्यादा आएगा उसका। तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो प्राइवेट क्लाउड पे हॉस्ट करना पड़ेगा। वो प्राइवेट क्लाउड आपका ही होगा, तो आपको उसके कंपैरिजन में उसका कॉस्ट कम आएगा। वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, वो आपको खुद से कंपेयर करने पड़ेगा कि आपको कौन सी सर्विसेज लेनी है, और फिर वो सर्विसेज के लिए आपको कितना पब्लिक पे करना है और कितना प्राइवेट पे करना है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। देन आ जाता है वेंडर लॉक इन। तो वेंडर लॉक इन का बहुत ज्यादा डर होता है पब्लिक क्लाउड में। जब हमने अपना एप्लीकेशन हॉस्ट कर दिया क्लाउड पे, तो हम सर्विस परचेज करते हैं, तो हमको उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो हमको माननी पड़ती है। तो इफ आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ, अब बीच में अगर आपको अपनी सर्विस अज्योर से लेके AWS पे शिफ्ट करनी है, तो वो आपको वेंडर लॉक इन कर सकते हैं। मतलब वो आपको कह सकते हैं कि अरे नहीं, आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 2 साल के पहले आप अपना क्लाउड बंद नहीं कर सकते। तो आपके पास तो उनका डाटा है, उनके क्लाउड पे आपका सब कुछ चल रहा है, तो आप उसमें लॉक हो जाते हो। वेंडर आपको किसी भी तरह से लॉक कर सकता है। ओके, इसके लिए वेंडर लॉक इन का बहुत ज्यादा डर होता है, जो मैसिव डाटाबेस होता है उनके लिए। अभी हम देखेंगे क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन से होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। ओके, तो हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। पब्लिक क्लाउड इज ओन बाय क्लाउड सर्विसेज और होस्टिंग प्रोवाइडर। ये ओन करते हैं उनके प्रोवाइडर्स, जैसे अज्योर ओन करेगा माइक्रोसॉफ्ट। ओके, ये उनके प्रोवाइडर्स ओन करते हैं। ओके, और पब्लिक क्लाउड जो है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर हमारा एक समझो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का क्लाउड है, तो ये सब यूज करते हैं। ओके, प्रोवाइडर रिसोर्सेस एंड सर्विसेज टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स। ये सब मतलब कितने भी ऑर्गेनाइजेशन या कितने भी अपने पर्सनल यूजर्स ये क्लाउड यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी लिमिट नहीं होती। एक्सेस्ड विया सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन, टिपिकली ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हम ये यूज कर सकते हैं, और ये कंप्लीटली डिपेंड होता है इंटरनेट पे। विदाउट इंटरनेट हम इसे यूज नहीं कर सकते। देन आता है प्राइवेट क्लाउड। Private organizations create a cloud environment in their data centers. Organization खुद के यूसेज के लिए क्लाउड बनाएगी। Organization is responsible for operating services and their providers. ये खुद ऑपरेट करेंगी और खुद उसके लिए जिम्मेदार रहेंगी। ये अपना क्लाउड जो है ये खुद ऑपरेट करती है। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपना खुद का क्लाउड बनाया, तो ये सब कंपनी को देखना है ये क्लाउड कैसे वर्क करता है, कौन सी सर्विसेज देनी है। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर जो कोई बाहर के लोग हैं, तो ये सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये कंपनी ही ये क्लाउड यूज कर सकती है। ओके, देन है हाइब्रिड क्लाउड। कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग डाटा है, अभी उन्होंने एप्लीकेशन हॉस्ट किया है अपना पब्लिक क्लाउड पे, लेकिन डाटाबेस यूज कर रहे हैं प्राइवेट क्लाउड से। ओके, तो उसको वो हो जाएगा हाइब्रिड क्लाउड, कि उनका पब्लिक क्लाउड फिर डाटाबेस के लिए उनके प्राइवेट क्लाउड पे जाएगा, फिर वो प्राइवेट क्लाउड उनको डाटाबेस देगा। तो ये जो हो जाएगा ना, ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड क्लाउड। तो हम इसमें देखेंगे कंपैरिजन तीनों क्लाउड का। तो कंपैरिजन में पब्लिक क्लाउड, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्केल अप। इसको स्केल अप करने के लिए हमको हार्डवेयर परचेस नहीं करना पड़ता है, जितना हम यूज करते हैं उतना हम पे करते हैं। एप्लीकेशन कैन बी प्रोविजनाइज्ड एंड डिप्रोविजनाइज्ड। एप्लीकेशन कभी भी पॉज हो सकता है, कभी भी रिज्यूम हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये वो क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं पब्लिक क्लाउड के, उनके हाथ में होता है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज। पे एज यू गो मॉडल, जैसे हमने अभी देखा, जितना हम यूज करेंगे उतना हम पे करेंगे। हमें प्राइवेट क्लाउड में हमें हार्डवेयर परचेस करना ही पड़ता है, और वो मेंटेन भी करना पड़ता है। पूरा कंट्रोल ये आपके हाथ में होगा। अगर क्लाउड आपका है ये प्राइवेट, तो इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। सिक्योरिटी आपके हाथ में, रिसोर्सेस आपके हाथ में। इसका मेंटेनेंस भी हमको खुद ही करना पड़ता है। हार्डवेयर का जो मेंटेनेंस है ये हमको खुद करना पड़ता है। पब्लिक क्लाउड में मेंटेनेंस हमको नहीं करना पड़ता, वो प्रोवाइडर्स करते हैं। हाइब्रिड क्लाउड इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगा उसको एप्लीकेशन प्राइवेट पे रन करना है कि पब्लिक पे रन करना है।
उसकी सिक्योरिटीज कैसी रखनी है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स कैसे रखने हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है। इसलिए हाइब्रिड क्लाउड बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अभी कैपेक्स और ओपिक्स, व्हाट इज कैपेक्स और ओपिक्स? कैपेक्स पता है आपको क्या होता है? कैपेक्स में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसके लिए इसको कैपेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए सारा खर्चा आपको करना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा खर्चा आपको करना पड़ेगा, पूरा क्लाउड आपके हाथ में, उसका मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तो उसके लिए लगने वाली सारी चीजें, उन सारी चीजों के लिए पे सिर्फ आपको करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देन आता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये पे एज यू गो मॉडल है, मतलब पे यूज करिए, फिर उसका बिल आपको आएगा, फिर उसके लिए आपको पे करना है। मतलब अगर हम समझने के लिए जाएंगे, तो अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूंगी तो मैं बताऊंगी कि कैपेक्स में आपको पूरा का पूरा जो आपका मनी है वो एक ही बार में डालना है। ओके, लेकिन अगर आप ऑपरेशनल में देखेंगे तो ये पे एज यू गो मॉडल है। मतलब फर्स्ट मंथ में आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना है, फिर सेकंड मंथ में आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना है, फिर थर्ड मंथ में आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करते जाना है। दैट्स इट। So that's it for this video. In next video we will see cloud services. क्लाउड कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, ये सब हम अगली वीडियोस में देखेंगे, ये सब हम अगली वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू like my video, please like, share, subscribe to Code On. And once again, thank you so much.